हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज है 16 जनवरी 2022 और आज की डेट का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आंसर की लेके आ चुके हैं। जितने भी छात्र आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्जाम देने गए थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, चाहे वो किसी भी ट्रेड से हो, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा कितना क्वेश्चन सही है। और जिन छात्रों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो इसको देखकर आप इस तरह भी अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आईटीआई परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 8 है, तो संख्याएं हैं, तो उन संख्याओं को आपको ज्ञात करना है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ईजी है। आपको कुछ ऐसा यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जो ढूंढना है जिसका यदि योग किया जाए, मतलब कि जोड़ किया जाए तो 40 हो जाए, और यदि उनके बीच अंतर यदि निकाला जाए तो वो 8 हो जाए। तो साथियों, ऐसी जो संख्या है वो आपका 24 हो जाती है, 24 और 16 हो जाती है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया था कि वस्तु पर बाहरी बल लगाने में उसमें उत्पन्न प्रतिरोध कहलाता है प्रतिबल या विकृति या संपीड़न विकृति या प्रत्यास्थता सीमा। देखिए, बहुत सारे छात्र कहेंगे कि सर आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये हमारे एग्जाम में पूछा नहीं गया था। तो इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि अपने कॉलेज के जो स्टूडेंट गए थे एग्जाम देने उनके द्वारा जो बताया गया था क्वेश्चन, सर यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्हीं के द्वारा बताए गए क्वेश्चन में यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। हाँ, आपके जिले में आपके कॉलेज पे यदि क्वेश्चन दूसरा आया होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, यदि यही जो एग्जाम ऑफलाइन होता है तो सबका जो आंसर की होता है, सबका जो प्रश्न होता है सेम होता है। तो इस तरह थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो सभी कॉलेज के स्टूडेंटों का जो क्वेश्चन है अलग अलग है, तो इसलिए मैच नहीं कर रहा होगा। फिर भी आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जिन छात्रों का एग्जाम नहीं हुआ है कि किस तरह के परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन अगले पे आते हैं। अब यहाँ पर साथियों आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है प्रतिबल, अर्थात वस्तु पर बाहरी बल लगाने में उसकी या उसमें उत्पन्न प्रतिरोध जो कहलाता है उसको हम प्रतिबल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वस्तु पर लगाए गए बल के कारण आकार में कमी को कहा जाता है प्रतिबल बोला जाता है, या संपीड़न विकृति बोला जाता है, या विकृति बोला जाता है, या डी ऑप्शन देंगे प्रत्यास्थता सीमा बोला जाता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको संपीड़न विकृति के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि हुक के नियमानुसार प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के होता है। ए ऑप्शन बिलोनुपाती, बी ऑप्शन समानुपाती, सी ऑप्शन अर्गत, और डी ऑप्शन दिए गए यहाँ पर कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है बी ऑप्शन समानुपाती। हुक के नियमानुसार यदि प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल और विकृति के यहाँ पर जो होता है वो समानुपाती होता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। जितने भी छात्र मारे होंगे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर उनका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि वस्तु की चौड़ाई में परिवर्तन को कहा जाता है। ए ऑप्शन कर्तन विकृति, बी ऑप्शन आयतन विकृति, सी ऑप्शन अनुलंब विकृति, और डी ऑप्शन दिया गया है पार्श्व विकृति। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम पार्श्व विकृति के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि शुद्ध रजिस्टिविटी सर्किट में करंट व वोल्टेज में होता है। ए ऑप्शन 90 अंश लीड होता है, बी ऑप्शन 90 अंश लैग होता है, सी ऑप्शन ए इन फेज, और डी ऑप्शन दिया गया आउट ऑफ फेज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको इन फेज के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें साथियों 7 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि जिन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं। ए ऑप्शन चालक बोलते हैं, बी ऑप्शन कुचालक बोलते हैं, सी ऑप्शन बांध बोलते हैं, या डी ऑप्शन अर्धचालक बोलते हैं। तो साथियों इस चीज़ को हम बोलते हैं कुचालक। क्या बोला जाता है? कुचालक बोला जाता है। और यहाँ पर आपको कुचालक बी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, इसमें आपका इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचालकों के कितने वर्ग होते हैं। ठीक है, तो कुचालकों के जो वर्ग होते हैं 3 वर्ग होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपको ए ऑप्शन ही देखने को मिलता है करेक्ट आंसर, तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या एक ठोस कुचालक नहीं है, मार्बल या चीनी मिट्टी या नाइका। या नाइका नहीं रहेगा साथियों, ये आपका माइका रहेगा। थोड़ी सी लिखने में कन्फ्यूजन हो गया है और ये लिखा नहीं पाया है, तो ये आपका नाइका नहीं है, माइका है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, माइका। इसमें क्या है, ठोस कुचालक नहीं है, माइका इसमें ठोस कुचालक नहीं है। बाकी मार्बल, चीनी मिट्टी और जो कांच आता है ये कुचालक के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें कहा जा रहा है कि फाइबर का प्रयोग निम्न में से किस में किया जाता है। ए ऑप्शन बिजली की वायरिंग में, बी ऑप्शन पैनल बोर्ड में, सी ऑप्शन मोटर टर्मिनल प्लेट में और डी ऑप्शन देंगे सभी में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सभी में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि चांदी का घनत्व कितना होता है। ए ऑप्शन 11.8 होता है, या बी ऑप्शन 12.9, सी ऑप्शन दिया गया था 10.3 और डी ऑप्शन 9.08। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि 10.3 होता है चांदी का घनत्व, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन 90 अंश सेल्सियस के तापमान की सीमा वर्ग में नहीं आता है। ए ऑप्शन कांच, बी ऑप्शन रुई, सी ऑप्शन रेशम, डी ऑप्शन लकड़ी। तो साथियों 90 अंश के तापमान की सीमा के वर्ग में जो नहीं आता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर ए, कांच बोला जाता है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया था चुंबकशीलता के आधार पर पदार्थों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। ए ऑप्शन 1 भाग में, बी ऑप्शन 2 भाग में, सी ऑप्शन 3 भाग में, डी ऑप्शन 4 भाग में। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3 भाग में। चुंबकशीलता के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यहाँ सॉरी सी ऑप्शन सही हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, जिसमें साथियों कहा जा रहा है कि जो चुंबक आकृति में पाया जाता है उसे खाली स्थान चुंबक कहते हैं, उसको हम किस चुंबक के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन दिया गया कृत्रिम चुंबक, बी ऑप्शन अस्थायी चुंबक, सी ऑप्शन लोड चुंबक और डी ऑप्शन दिया गया था डाई चुंबक। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको अस्थायी चुंबक के नाम से जाना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया था वायुमंडलीय दबाव सभी दिशाओं में होता है। ए ऑप्शन भिन्न भिन्न, बी ऑप्शन एक समान, सी ऑप्शन ऊपर कम और डी ऑप्शन नीचे ज़्यादा। वायुमंडलीय दबाव सभी दिशाओं में क्या होता है, सभी दिशाओं में जो होता है साथियों एक समान होता है, ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को क्या कहा जाता है। तो चारों ओर गैसें जो फैली होती है उसी को हम वायुमंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, वायुमंडल बोलते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, वायुमंडल। बाकी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ओजोन मंडल दिया गया था, आयनो मंडल दिया गया था और नीचे एक और मंडल का नाम है, सॉरी कुछ नहीं दिया गया, कोई नहीं। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडल, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया था कि शून्य दबाव से ऊपर मापे गए दबाव को कहते हैं। ए ऑप्शन वायुमंडलीय दबाव, बी ऑप्शन गेज दबाव, सी ऑप्शन निरपेक्ष दबाव और डी ऑप्शन संपूर्ण दबाव। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम संपूर्ण दबाव के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया था कि गैस का दबाव मापने वाले यंत्र को कहते हैं दाबमापी बोलते हैं, या बैरोमीटर बोलते हैं, या हाइड्रोमीटर बोलते हैं, या टैकोमीटर बोलते हैं। तो साथियों इस चीज़ को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, दाबमापी बोला जाता है। तो गैस के दबाव मापने को हम क्या बोलते हैं, दाबमापी बोलते हैं। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि यह गामा लोहे व कार्बन का घोल है, फेराइट का या सीमेटाइट का या पियरलाइट का या आस्टेनाइट का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको आस्टेनाइट के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, जिसमें पूछा गया था कि वह कौन सी विधि है जिसमें फाइन ग्रेन एक समान स्ट्रक्चर व मैकेनिकल गुणों में सुधार होता है। तो साथियों इसी विधि को हम बोलते हैं क्या, नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। और यहाँ पर नॉर्मलाइजिंग आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पर यदि आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।